हेलो दोस्तों, स्टडी राइज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। स्टडी राइज यूट्यूब चैनल पर सोशियोलॉजी और पॉलिटिकल साइंस के प्रैक्टिस सेट करवाए जा रहे हैं जो आपके आने वाले एग्जाम जैसे पीजीटी, नेट, जेआरएफ आदि के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। तो आज हम सोशियोलॉजी का प्रैक्टिस सेट नंबर 24 लेकर आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। दुर्खीम के प्रतिपादन स्पष्टतः खाली जगह है के साथ 19वीं सदी की बौद्धिक तल्लीनता से प्रभावित है। तो किससे प्रभावित है दुर्खीम जी? कि जो बौद्धिक तल्लीनता है वो किस चीज से प्रभावित है? तो वो है नरविज्ञान से या जीव विज्ञान से या मनोविज्ञान से या दर्शन शास्त्र से। तो ये जो उनकी जो बौद्धिक तल्लीनता थी वो किस चीज से प्रभावित थी? तो वो थी जीव विज्ञान से यानी बायोलॉजी से। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। नीचे दिए गए वक्तव्यों के आलोक में दिए गए कोड से सही उत्तर दें। इसमें जो वक्तव्य दिए गए हैं उनको देखना है और बताना है कि कौन सा सही है। तो इसमें फर्स्ट है, शिक्षा में संघर्ष सिद्धांत यह प्रतिपादित करता है कि शिक्षा एक प्रच्छन्न कार्यसूची से अभिलक्षित है। तो ये सही है। ठीक है, ये फर्स्ट जो है, शिक्षा में संघर्ष सिद्धांत यह प्रतिपादित करता है कि शिक्षा एक प्रच्छन्न कार्य सूची से अभिलक्षित है। अच्छा, सेकंड है, शिक्षा में संघर्ष सिद्धांत समाज में शिक्षा की भूमिका को अनुमोदित नहीं करता। तो ये भी सही है, जो शिक्षा में संघर्ष का सिद्धांत है वो समाज में शिक्षा की भूमिका को अनुमोदित नहीं करता है। ये दोनों सही हो गए। अच्छा, तीसरा वाला है कि शिक्षा में संघर्ष सिद्धांत व्यक्ति के विकास में शैक्षिक योगदान की उपेक्षा करता है। तो ये वाला भी सही है। ठीक है, शिक्षा में संघर्ष सिद्धांत क्या करता है? व्यक्ति के विकास में शैक्षिक योगदान की उपेक्षा करता है। अच्छा, फोर्थ है इसमें, शिक्षा में संघर्ष सिद्धांत समकारी के रूप में शिक्षा को पूर्णतया अस्वीकृत करता है। तो ऐसा नहीं होता कि पूरी तरह से अस्वीकृत कर दे वो। ठीक है, तो ये फोर्थ वाला गलत होगा, जबकि 1, 2, 3 ये तीनों ही सही है। तो इसमें कोड देखते हैं। इसमें डी वाला है ऑप्शन, जिसमें 1, 2, 3 तीनों दिए हैं। तो ये डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अच्छा, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28। निम्नलिखित अवधारणाओं को उनसे संबंधित विद्वानों के साथ सुमेलित कर। अवधारणाएं दी गई हैं और उनको किससे मिलान करना है? जो उनके लेखक हैं, विद्वान हैं, उनसे मिलान करना है। फर्स्ट इसमें टोटकावाद। टोटकावाद किसने दिया था? टोटकावाद, टोटमिज्म आता है वर्ड, तो वो किसका है? दुर्खीम का। तो ए का 4 हो जाएगा। अच्छा, दूसरा है इसमें बी है, तार्किक एवं अतार्किक कृत्य। तार्किक और अतार्किक क्रिया किसने दी है? तो वो दी है परेटो ने, है ना, कृत्य कार्य। अच्छा, सी है संघर्ष की संगठनात्मक स्थली। तो संघर्ष की संगठनात्मक स्थली पर किसने बताया है? तो वो बताया है डेहरेनडाफ ने, यानी कि सी का फर्स्ट हो जाएगा। अच्छा, डी है अनिवार्यतः समन्वित संघ। अनिवार्यतः समन्वित संघ किसका है? तो वो कोलिंस का है। किसका? कोलिंस का। तो इस तरह से ये कूट मिलान करते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29। जनजाति समुदाय आदिम कालीन धर्म को मानता है जिसे समाजशास्त्रीय बोलचाल में खाली जगह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टोटकावाद, जीववाद, साम्यवाद या समाजवाद। तो जो जनजातीय समुदाय है आदिमकालीन धर्म को क्या मानता था? क्या माना जाता है? टोटकावाद। क्या माना जाता है? टोटमिज्म। ठीक है, तो इसका ए राइट आंसर होगा। अच्छा, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30। नीचे दिए गए वक्तव्यों पर विचार करें
तथा सही वक्तव्य को चुनें। वक्तव्य है, सारे अंतःक्रियावादी सिद्धांत G.H. मीड द्वारा दिए गए सैद्धांतिक संश्लेषण से कर्षित हैं। तो जितने भी क्या बता रहा है, सारे अंतःक्रियावादी जो सिद्धांत हैं वो किसके हैं? G.H. मीड के हैं। तो ये वाला सही है। ठीक है, एक वक्तव्य तो सही है। अच्छा, दूसरा क्या है? अंतःक्रियावादी सिद्धांतीकरण विविधता को नहीं बल्कि एकता को उद्घाटित करता है। तो ये बात सही नहीं है। ठीक है, तो सेकंड हमारा गलत हो जाएगा। अच्छा, थर्ड क्या कह रहा है? एक सैद्धांतिक परिदृश्य के रूप में प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद के बारे में कोई सुस्पष्ट विवाद नहीं है। तो ये भी गलत है। उस पे जो प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद है उसकी क्रिटिसिज्म बहुत सारे लोगों ने की है। ठीक है, तो ये वाला भी गलत है। तो इस तरह से कौन सा? ऑप्शन नंबर 1 यानी केवल एक सही है। तो यही राइट आंसर हो जाएगा, यानी ए राइट आंसर होगा। अच्छा, नेक्स्ट है, टी पार्सन्स ने सामाजिक प्रणाली की प्रकार्यात्मक पूर्वापेक्षाओं को निम्नलिखित में से किस क्रम में दिया है? तो टी पार्सन्स की जो सामाजिक प्रणाली है उसमें प्रकार्यात्मक पूर्वापेक्षाएं दी गई हैं। ठीक है, बहुत से बच्चों को याद होगी। अच्छा, कौन कौन सी हैं? देखो, इसमें ए में है लक्ष्य प्राप्ति, एकीकरण, अनुकूलन, पैटर्न कायम रखना। बी है अनुकूलन, एकीकरण, पैटर्न कायम रखना, लक्ष्य प्राप्ति। और सी है अनुकूलन, लक्ष्य प्राप्ति, एकीकरण, पैटर्न कायम रखना। और डी है एकीकरण, पैटर्न कायम रखना, लक्ष्य प्राप्ति और अनुकूलन। तो इसमें से यानी आगे पीछे 4 तो हैं ये पूर्वापेक्षाएं, लेकिन क्रम क्या कर दिया है? आगे पीछे कर दिया है। तो आप लोग इसका क्या सही क्रम होगा? बस क्रम ही हमें लगाना है, और तो हैं ये चारों। अच्छा, तो इसमें क्या हो जाएगा? सबसे पहले आता है अनुकूलन। अनुकूलन, अनुकूलन को क्या बोलते हैं? एडेप्टेशन। ठीक है, और फिर आता है लक्ष्य प्राप्ति। तो लक्ष्य प्राप्ति को क्या बोलेंगे? गोल अटेनमेंट। अच्छा, फिर है एकीकरण यानी इंटीग्रेशन। और लास्ट में आ जाएगा क्या? पैटर्न कायम रखना। तो इसे बोलेंगे लेटेंसी। ठीक है, तो ये जब लर्न करना हो तो एक छोटा सा फॉर्मूला है कि टी पार्सन्स के जब प्रकार्यात्मक पूर्वापेक्षाएं लर्न करनी है तो एजिल, AGIL, एजिल वर्ड याद कर लो। ठीक है, और उसी में से जो इंग्लिश का होता है उसमें बस सिंपली टिक हो जाएगा। ए अनुकूलन, जी से लक्ष्य प्राप्ति, गोल याद कर लो, एकीकरण से इंटीग्रेशन, और पैटर्न कायम रखना यानी कि लेटेंसी। तो AGIL, एजिल मॉडल। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से किसने आवश्यकता पद के स्थानापन्न के रूप में अस्तित्व की आवश्यक शर्त पद के पक्ष में तर्क दिया है? तो किसने तर्क दिया है? ठीक है, तो इसमें है लेवी स्ट्रॉस हैं, AR रैडक्लिफ ब्राउन है, राल्फ नाडेल हैं और दुर्खीम है। तो क्या कहा था इसमें? निम्नलिखित में से किसने आवश्यकता पद के स्थानापन्न के रूप में क्या बताया उन्होंने? अस्तित्व की आवश्यक शर्त पद के पक्ष में तर्क दिया है। तो अस्तित्व की आवश्यक शर्त के पद के पक्ष में तर्क दिया है किसने? दुर्खीम जी ने। किसने दिया है? दुर्खीम जी ने, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार करें। अब इसमें कथन और कारण दिया गया है। तो अभी कथन ए है, वियतनाम युद्ध के समय अमेरिकी समाज संक्रियाशील नहीं था। और कारण क्या दिया है? युद्ध समाज में आंतरिक एकजुटता लाता है। तो जो पहला अभिकथन है, जब वियतनाम में जब युद्ध हुआ था तो वो कह रहा है कि अमेरिकी समाज संक्रियाशील नहीं था। ठीक है, तो ये वाला क्या है? अभिकथन गलत है। ठीक है, अच्छा, कारण इसका सही है। युद्ध समाज में, जब युद्ध होता है किसी समाज में तो आंतरिक रूप से एकजुटता हो जाती है। ठीक है, यानी लोग जो है तो वहां पे धर्म के रूप में जो विवाद होता है या फिर जाति के रूप में जो विवाद होता है वो सारे विवाद न होकर क्या होता है? आंतरिक रूप से एकजुटता होती है। तो इसका
वही ऑप्शन हो जाएगा, यानी ए गलत है, आर सही है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अच्छा, नेक्स्ट है इसमें क्वेश्चन नंबर 34। मैक्स वेबर की कृतियों का समाजशास्त्र पर महत्वपूर्ण प्रभाव था। उदाहरणार्थ, अब इसमें बताना है, देखना है कि जो मैक्स वेबर की जो रचनाएं हैं, कृतियां हैं, जो उन्होंने लिखा हुआ है, उसका महत्वपूर्ण प्रभाव है। अब इसमें अच्छा, इसमें से सही कथन चुनना है। तो इसमें एक है, फर्स्ट है सामाजिक कृत्य के तात्विक मिशन के लिए। अच्छा, तो ये सही है, ठीक है। जो उनकी कृतियां हैं, जो उन्होंने लिखा हुआ है, जिस पे उन्होंने चर्चा की है, बात की है, तो उनका सामाजिक कृत्य के तात्विक मिशन के लिए जो है वो सही है, ठीक है। फिर सेकंड क्या है, सामाजिक संरचना के विश्लेषण के लिए रणनीति, तो ये वाला नहीं है, ठीक है। यानी कि जो उनके कथन है उसके अनुसार रणनीति तो नहीं बनाई जा सकती। अच्छा, फिर थर्ड है इसमें 4 सार्वभौमिक प्रकार्यात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, तो ये भी सही नहीं है, ठीक है। तो ये भी गलत होगा, सेकंड और थर्ड गलत है। अच्छा, फोर्थ है इसमें सामाजिक कृत्य की संरचना को संशोधित करने के लिए, तो ये ठीक है। यानी कि संरचना में कुछ ना कुछ तो बदलाव होते ही हैं। जब कोई राइटर है, जब अपनी राय देता है ना, उस पे वर्क किया जाता है किसी क्षेत्र में, तो संरचना में थोड़ा बहुत संशोधन तो हो गई। तो ये फोर्थ वाला सही है। तो हमारे यही पूछा है कि कोड में से सही उत्तर चुने, तो कौन सा सही हो जाएगा? एक तो फर्स्ट सही हो जाएगा, सामाजिक कृत्य के तात्विक मिशन के लिए सही है, और सामाजिक कृत्य की फोर्थ वाला सामाजिक कृत्य की संरचना को संशोधित करने के लिए सही है। तो डी ऑप्शन राइट आंसर होगा, यानी फर्स्ट और फोर्थ सही है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35। लुइस कोजर निम्नलिखित में से किसका लेखक है? अब लुइस कोजर की बुक बतानी है, तो कौन सी बुक है उनकी? आउट ऑफ यूटोपिया, क्लास एंड क्लास कन्फ्लिक्ट इन इंडस्ट्रियल सोसाइटी, द फंक्शन ऑफ सोशल कन्फ्लिक्ट, या द नेचर ऑफ ह्यूमन कन्फ्लिक्ट। तो कौन सी है लुइस कोजर की बुक? लुइस कोजर की बुक है द फंक्शन ऑफ सोशल कन्फ्लिक्ट। कौन सी है? ऑप्शन नंबर सी, द फंक्शन ऑफ सोशल कन्फ्लिक्ट किसकी है? लुइस कोजर की बुक है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करें तथा नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन करें। अच्छा, मिलाना है ये, तो फर्स्ट है इसमें ए है सामाजिक कृत्य। सामाजिक कृत्य किसका है? तो परेटो का है। सामाजिक कृत्य किसका है? परेटो का। श्रम का विभाजन किसने दिया था? श्रम का विभाजन दुर्खीम का है, यानी बी का सेकंड हो जाएगा। प्रकार्यवाद, प्रकार्यवाद किसका है? मेलिनोवस्की का। अच्छा, और इसमें डी है प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद। तो प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद अभी बताया था, जीएच मीड की है, ठीक है। तो इसका डी का 4 हो जाएगा। तो ऑप्शन इसमें ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, ठीक है। अच्छा, और नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37। रैडक्लिफ ब्राउन के अनुसार संरचनात्मक विश्लेषण युक्ति युक्त रूप में, फिर खाली जगह दी है, से आगे बढ़ेगा। तो किससे आगे बढ़ेगा? इसमें ऑप्शन है, एक है इसमें समाज की उत्तरजीविता के लिए एक आवश्यक शर्त इसके अंशों का न्यूनतम एकीकरण है। सेकंड है इसमें कार्य पद उन प्रक्रियाओं को संदर्भित करता है जो आवश्यक एकीकरण को कायम रखती हैं। और थर्ड है प्रत्येक समाज में संरचनात्मक लक्षणों को आवश्यक दृढ़ीकरण कायम रखने में योगदानकर्ता के रूप में दर्शाया जा सकता है, ठीक है। तो इसमें कौन सा सही है? निम्नलिखित कोड में से सही उत्तर चुने। तो इसमें ये तीनों ही जो कथन दिए हैं, ये वो तीनों ही सही है, यानी 1 2 3 तीनों ही सही है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अच्छा, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38। सामाजिक परिवर्तन के उत्थान एवं पतन सिद्धांत को अन्य प्रकार से खाली जगह के रूप में जाना जाता है, यानी उत्थान और पतन को किस तरह से जाना जाता है और किस तरीके से बोल सकते हैं इसे?
मॉड्यूलर सिद्धांत, रेखीय सिद्धांत या चक्रिक सिद्धांत या क्रम विकासवादी सिद्धांत। तो उत्थान और पतन सिद्धांत को अन्य प्रकार से कैसे क्या कहा जा सकता है? चक्रिक सिद्धांत। क्या क्या कहा जा सकता है? चक्रिक सिद्धांत, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है इसमें। अच्छा, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39। मूर्त सामाजिक संरचना तथा संरचनात्मक रूप के बीच अंतर किसने किया है? किस किस में अंतर बताया है? मूर्त सामाजिक संरचना तथा संरचनात्मक रूप के बीच अंतर किसने किया है? ऑप्शन में है रैडक्लिफ ब्राउन, टी पार्सन्स, लेवी स्ट्रॉस या मडाक। तो ये जो अंतर किया है वो किसने किया है? रैडक्लिफ ब्राउन ने, यानी ऑप्शन नंबर ए रैडक्लिफ ब्राउन राइट आंसर होगा इसमें। अच्छा, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40। एक परिवार में पितामह क्या है? मोची थे। पिता शहर की एक प्राथमिक पाठशाला में पढ़ाते थे तथा अब पुत्र एक बहुउद्देशीय कॉरपोरेशन में एक इंजीनियर है। यह खाली जगह का एक उदाहरण है। तो ये किसका उदाहरण है? किसका एग्जाम्पल कहा जाएगा? कि जो एक व्यक्ति है उसके दादाजी क्या है? मोची हैं, ठीक है, और उनके जो लड़के हुए, पिता हुए, तो वो कौन बने? प्राथमिक पाठशाला में टीचर हुए, पढ़ाते हैं। अब उनका लड़का है वो क्या कर रहा है कि बहुउद्देशीय जो कंपनी है उसमें एक इंजीनियर है। तो ये क्या हो गया? सांस्कृतिक गतिशीलता हुई या अंतः पीढ़ी गतिशीलता कही जाएगी, या फिर क्षैतिजीय गतिशीलता कही जाएगी, या अंतर पीढ़ी परक गतिशीलता होगी। तो क्या सही होगा इसमें? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अंतर पीढ़ी परक गतिशीलता कहा जाएगा। ठीक है, पीढ़ियां हो गई ना, 3 पीढ़ियां दिखा रहे। पहले दादाजी, फिर पिताजी, फिर लड़का, तो 3 पीढ़ियां हो गई। तो अंतर पीढ़ी परक गतिशीलता, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। यदि वीडियो पसंद आती है तो लाइक, शेयर, कमेंट अवश्य करें, और जो भी चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं वो चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।